साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र के द्वारा जो करंट अफेयर के लिए दृष्टि नामक पत्रिका निकाली गई है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जिसमें 1 सितंबर 2020 से लेकर 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी जो यूपी पीसीएस की परीक्षा 2021 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अन्य जो भी परीक्षाएँ होंगी उनके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग इससे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित चीज़ों को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग विधिक परिदृश्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पेटेंट संशोधन नियम 2021 के बारे में। तो केंद्र सरकार द्वारा पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटेंट नियम 2003 में संशोधन करने के लिए पेटेंट संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया है। और यह संशोधन जो है, तारीख याद रखिएगा, 21 सितंबर 2021 से लागू हो गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को देखें तो नवीनतम संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थाओं हेतु पेटेंट फीस में 80% तक की कटौती की गई है। उल्लेखनीय है कि अभी तक यह लाभ सरकार के स्वामित्व वाले सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को ही उपलब्ध था। किसी शैक्षणिक संस्थान से आशय यहाँ पर केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य नियमों द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है। इसमें केंद्र, राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे। विभिन्न प्रयासों के परिणाम स्वरूप पेटेंट की जांच में लगने वाला समय, जो वर्ष 2015 में औसतन 72 महीने लगता था, उसको घटाकर जो है 12 से 30 महीने तक कर दिया गया है। वहीं पेटेंट आवेदनों के अंतिम निपटान का समय, जिसे अब तक कुछ वर्ष लगते थे, वो भी पहले से घटकर औसतन 48 महीने हो गया है। वहीं पेटेंट आवेदनों के अंतिम निपटान का समय वर्ष 2021 के अंत तक कम होकर के यह औसतन 24 से 30 महीने रह जाएगा। आगे बात कर लेते हैं ड्रोन नियम 2021 के बारे में। तो मानव रहित विमान प्रणाली या UAS अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है। 25 अगस्त 2021 को नागर विमान मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 को अधिसूचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मार्च 2021 में मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 प्रकाशित की गई थी, जिसे स्टार्टअप, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों ने स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक माना था। इसीलिए फिर से इसमें सुधार किया गया है। तो जो नए उदार ड्रोन नियम 2021 हैं, इसके तहत अनेक अनुमोदन जो है समाप्त कर दिए गए हैं, जैसे विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, विनिर्माण और उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र, छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस, ड्रोन बंदरगाह प्राधिकार इत्यादि। प्रपत्रों की संख्या भी 25 से घटाकर 5 और 72 प्रकार के शुल्कों की संख्या घटाकर 4 कर दी गई है। शुल्क की मात्रा को घटाकर नाम मात्र स्तर पर किया गया, जिनका ड्रोन के आकार से कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अनुमोदन प्रदान करने हेतु व्यवसाय के अनुकूल सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा, और इसमें मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और अधिकांश अनुमतियाँ जो हैं वो स्वतः जनित होंगी। हरित क्षेत्र के बारे में बात करें तो हरित क्षेत्र या ग्रीन जोन में 400 फीट या 120 मीटर तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट अर्थात 60 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक ड्रोन उड़ाने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। आगे देखें, इसी में हवाई अड्डे की परिधि से पीले क्षेत्र अर्थात येलो क्षेत्र को 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है। वहीं माइक्रो ड्रोन या गैर व्यापारिक इस्तेमाल हेतु एवं नैनो ड्रोन हेतु रिमोट पायलट लाइसेंसों की या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु उसे भारत में पंजीकृत होना होगा। ड्रोन और ड्रोन के पुर्जों के आयात को विदेशी व्यापार महानिदेशालय DGFT द्वारा नियमित किया जाएगा। नियम के तहत ड्रोन कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ा करके 500 किलोग्राम कर दिया गया। इसमें ड्रोन टैक्सी को भी शामिल किया गया है। नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकतम जुर्माने की राशि को घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, तथा भविष्य में नो परमिशन नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग, बीकन, जियो फेंसिंग आदि ही सुरक्षा और संरक्षा सुविधाओं को अधिसूचित किया जाएगा। इनके अनुपालन हेतु उद्योग को 6 माह का समय दिया जाएगा, तथा व्यापार अनुकूल नियम बनाने हेतु ड्रोन संवर्धन परिषद, ड्रोन प्रमोशन काउंसिल DPC की स्थापना की जाएगी। आगे देखते हैं 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 जो है, इसको
18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। इसके पश्चात ये विधेयक को जब मंजूरी मिल गई तो यह विधेयक जो है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो विधेयक के रूप में 127वां था और अधिनियम के रूप में 105वां है। तो 19 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की पहचान करने की राज्य की शक्तियों को बहाल करना है। उल्लेखनीय है कि यह संशोधन 5 मई 2021 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु आवश्यक था। मई 2021 में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय के अनुसार 102 में संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात समुदायों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने या बाहर करने की राज्यों की शक्ति समाप्त हो गई थी। उल्लेखनीय है कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और साथ ही यह अधिनियम जो है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 यह अधिनियम सभी उद्देश्यों हेतु किसी भी राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है। हालांकि नवीनतम संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों हेतु सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकता है। वहीं यह केंद्रीय सूची होगी जो केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाएगी तथा नवीनतम संशोधन के अनुसार प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकेंगे जो केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। अगला है राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग संशोधन विधेयक 2021 को 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के गठन जो कि 5 जुलाई 2021 को गठन किया गया। तो आयोग के गठन तक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश 2021 के तहत गठित अधिशासी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा किए गए कार्यों और लिए गए निर्णयों एवं दायित्वों को सुरक्षित बनाना है। यह अधिनियम गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने वाली चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 में संशोधन करता है और 2020 के अधिनियम ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लिया था। 1973 के अधिनियम के माध्यम से होम्योपैथी शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने हेतु केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिए केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना 1973 के अधिनियम के माध्यम से की गई थी। वर्ष 2020 के अधिनियम में होम्योपैथी शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने हेतु इस केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था और राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का जो गठन है वो 5 जुलाई 2021 को किया गया। तो ध्यान रखिएगा यह जो आयोग है इसने केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का स्थान लिया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर आगे चलते हैं। अगला है सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। तो सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 को 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के साथ यह अधिनियम बन गया है। यह अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 का स्थान लेगा। नवीनतम संशोधन के तहत वर्ष 1972 के अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। 1972 के अधिनियम में निर्दिष्ट बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग की सीमा कम से कम 51% होने का प्रावधान शामिल था और नया अधिनियम इस प्रावधान को हटा देता है। नया अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय की परिभाषा में परिवर्तन करते हुए बीमा अधिनियम 1938 के अधिनियम में दी गई परिभाषा को संदर्भित करता है जो कि अग्नि, समुद्र, विविध बीमा व्यवसाय के अतिरिक्त कैपिटल रिडेम्पशन और एन्युटी सर्टेन को सामान्य बीमा व्यवसाय में शामिल करता है। नया अधिनियम निर्दिष्ट बीमा कंपनियों जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में निदेशकों की नियुक्ति एवं नीतिगत निर्णयों में सरकारी नियंत्रण को कम करता है। साथ ही अधिनियम जो है यह अधिनियम बीमाकर्ता कंपनी के निदेशक की जवाबदेही को भी सीमित करता है। आगे चलते हैं संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। तो संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 को 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर यह अधिनियम बन गया। यह अधिनियम संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 की अनुसूची के भाग 18 को संशोधित करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की दृष्टांत सूची में 18 समुदाय हैं तथा यह अधिनियम जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित समुदाय के लोगों को प्रदान किए जाने वाले लाभों हेतु भारत की संचित निधि से कोई अतिरिक्त आवर्ती व्यय नहीं करेगा। अधिनियम अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची से आबोर जनजाति जो है, तो ध्यान रखिएगा आबोर जनजाति को हटाता है। आबोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपकी अरुणाचल प्रदेश में।
यहाँ पे मूल सूची है और प्रस्तावित बदलाव की बात की गई तो आबोर को हटाया गया है, वहीं खामपत्ती की जगह पे ताई खामपत्ती आ गया है, मिश्मी, ईदू और तारोन की जगह पे प्रस्तावित बदलाव में मिश्मी कामन, इसे मीजू मिश्मी कहते हैं, ईदू मिश्मी, तारोन या दिगारू मिश्मी, मोम्बा के स्थान पर मोम्पा, मेम्बा, शतरंग और साजोलांग इनको शामिल किया गया है। और कोई नागा प्रजाति की जगह पे नोक्टे, तांगशा, तुत्सा और वांचो को शामिल किया गया है। आगे बात कर लेते हैं निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम संशोधन अधिनियम 2021 के संदर्भ में। तो निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी नियम या निगम विधेयक 2021, इसको 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह अधिनियम हो गया। यह अधिनियम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 DICGC एक्ट 1961 में संशोधन करेगा। संशोधन अधिनियम 2021 बैंकों पर प्रतिबंध होने पर भी जमाकर्ता को उनको अपने धन तक आसान एवं समयबद्ध पहुंच में सक्षम बनाता है, जैसा कि मोराटोरियम जैसे प्रतिबंधों के कारण बैंकों द्वारा इसको रोक दिया जाता था। ज्ञातव्य है कि यह जो DICGC अधिनियम 1961 है, इसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बैंक जमा और गारंटी क्रेडिट पर इंश्योरेंस देने हेतु कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। नवीनतम अधिनियम में किसी भी बैंक के स्थगन की स्थिति में उसके ग्राहकों को 90 दिन के अंदर अपनी जमा राशि में से अधिकतम 5 लाख रुपए निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अर्थात 2020 में सरकार द्वारा बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया, जो कि वर्ष 1993 से अपरिवर्तित था। 1993 से ही यह 1 लाख था, अब इसे 5 लाख कर दिया गया। अगला है कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। तो इसके बारे में देखें तो कराधान विधि संशोधन विधेयक 2021 को 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के साथ ही यह अधिनियम बन गया। तथा स्मरणीय तथ्य से संबंधित जो है वह है आपका यह अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 एवं वित्तीय अधिनियम 2012 में संशोधन करता है। वर्ष 2012 के अधिनियम ने आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया था ताकि विदेशी कंपनियों के शेयरों की बिक्री से अर्जित आय पर पूर्वव्यापी रेट्रोस्पेक्टिव आधार पर कर देयता को लागू किया जा सके। अधिनियम 2021 में प्रावधान है कि यदि लेन देन 28 मई 2012 से पहले किया गया हो तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए कथित पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में किसी कर की मांग नहीं की जाएगी। नवीनतम संशोधन का उद्देश्य कर संबंधी निश्चितता टैक्स सर्टेसिटी लाना है। आगे चलते हैं अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के बारे में। तो अधिकरण सुधार अधिनियम जो है इसे 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसने जो इसके लिए अध्यादेश जारी किया गया था उसका स्थान लिया है। तो यह जो अधिकरण है, अधिकरण क्या होता है इसको पहले देख लें। तो अधिकरण कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थान होते हैं जिन्हें कुछ खास विषयों के मामले देखने के लिए बनाया जाता है। अधिनियम 2021 में विभिन्न अपीलीय अधिकरणों जैसे कि फिल्म प्रमाण अपीलीय अधिकरण, विमानपत्तन अपीलीय अधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड, वनस्पति प्रजाति अपीलीय अधिकरण तथा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। इस अधिनियम 2021 में खोज सह चयन समिति की स्थापना का प्रावधान शामिल है जो विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव या चयन करेगी। इस समिति की अध्यक्षता जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। राज्य प्रशासनिक अधिकरणों हेतु पृथक खोज सह चयन समितियां होंगी तथा अधिनियम 2021 के अनुसार किसी अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले होगा। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किसी अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा, 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी इसमें पहले हो। अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के बारे में। तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन विधेयक 2021 4 अगस्त 2021 को लोकसभा और फिर 5 अगस्त को राज्यसभा से और फिर 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति के साथ यह अधिनियम बन जाता है। यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात NCR तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, उन्हें पहचानने और उनका समाधान निकालने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करता है। निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या क्या शामिल है, तो इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी तथा NCR क्षेत्र शामिल है। इस अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1998 में NCR में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण प्राधिकरण को भंग कर दिया गया है और इस अधिनियम के प्रावधानों या आयोग के आदेशों अथवा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस अधिनियम में किसानों को इस जुर्माने के दायरे से बाहर रखा गया है। यद्यपि
आयोग पराली जलाने से या जलने से होने वाले प्रदूषण पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पर्यावरणीय मुआवजे के अनुसार किसानों से मुआवजा वसूल सकती है। आयोग के सभी आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा एनजीटी के द्वारा की जाएगी। आगे बात कर लेते हैं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के बारे में। तो 12 अगस्त 2021 को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। यह जो है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण नियमों के तथ्यों को देखें तो इस नियम के तहत वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता वाली चिन्हित एकल प्रयोग सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टीरीन, विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत विभिन्न एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। कब से? 1 जुलाई 2022 से। तो ये डेट महत्वपूर्ण है। 30 सितंबर 2021 से हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दी गई है, ताकि उसके पुनर्उपयोग की अनुमति देकर कचरे की उत्पत्ति को रोका जा सके। अगला है भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। तो भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 को 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्ति और यह अधिनियम बन गया। वर्ष 2021 का अधिनियम भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 में संशोधन करता है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम 2008 के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण एरा की स्थापना की गई थी और अधिनियम 2008 में ऐसे विमानपत्तन को प्रमुख विमानपत्तन मेजर एयरपोर्ट के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रावधान शामिल था, जिनका वार्षिक यात्री टैरिफ न्यूनतम 35 लाख हो। साथ ही केंद्र सरकार किसी भी हवाई अड्डे को एक अधिसूचना द्वारा प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित कर सकती है। अधिनियम 2021 के तहत केंद्र सरकार विमानपत्तनों को समूहबद्ध कर ऐसे किसी समूह को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में अधिसूचित कर सकती है। प्रमुख हवाई अड्डों की परिभाषा में संशोधन करके हवाई अड्डों के एक समूह के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को सक्षम बनाया गया है। आगे चलते हैं। अगला है आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 के बारे में। तो आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021 को 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह अधिनियम बन गया। यह अधिनियम जून 2021 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेता है। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार भारत के संप्रभुता और एकता, किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, जनता, शालीनता या नैतिकता के हित के लिए जरूरी होने पर आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़ी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छटनी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर सकती है। प्रतिबंध जो है 6 माह तक लागू रहेंगे और इसे 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है, मतलब पूर्णतः 1 साल तक लागू किया जा सकता है। प्रतिबंध का आदेश जारी होने के बाद या उसके पहले शुरू की गई हड़ताल और तालाबंदी अवैध होगी। अधिनियम के तहत गैर कानूनी तालाबंदी या छटनियों के लिए प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 1 वर्ष तक की कैद की सजा या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। साथ ही अवैध हड़तालों के लिए भड़काने, उकसाने या जारी रखने या ऐसे उद्देश्यों से धन मुहैया कराने वाले लोगों को 2 वर्ष तक की कैद की सजा या 15,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध जो हैं वो संज्ञेय और गैर जमानती हैं। यह अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में संशोधन करता है, जिससे आवश्यक रक्षा सेवाओं को लोक उपयोगी सेवाओं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में शामिल किया जा सके। आगे चलते हैं हम लोग फैक्टरिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। तो इसको देखें तो यह जो है यह 7 अगस्त 2021 को इसको राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो फैक्टरिंग कानून में संशोधन जो है वो यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा यूके सिन्हा समिति किससे संबंधित है। आगे इसमें देखते हैं हम लोग तो उक्त अधिनियम फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 में संशोधन करता ताकि उन संस्थाओं के दायरे को बढ़ाया जा सके जो फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं। अधिनियम 2021 के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण की उपलब्धता में सुधार होगा। फैक्टरिंग अधिनियम 2021 प्राप्तव्यों, समानुदेशन एवं फैक्टरिंग व्यवसाय की परिभाषा में बदलाव करता है। यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि आरबीआई के साथ पंजीकृत हुए बिना कोई कंपनी फैक्टरिंग व्यवसाय नहीं कर सकती है। 2011 अधिनियम के अनुसार अगर किसी बैंकिंग वित्तीय कंपनी अर्थात एनबीएफसी को फैक्टरिंग बिजनेस करना है तो उसके लिए शर्त क्या थी, उसकी फैक्टरिंग व्यवसाय में लगी वित्तीय संपत्ति और फैक्टरिंग व्यवसाय से आय दोनों 50% से अधिक होनी चाहिए। परंतु नए अधिनियम जो 2021 में संशोधन किया गया है उसमें यह उपयुक्त जो सीमा है उसे समाप्त कर दिया गया है।
यह अधिनियम तथा नया अधिनियम वित्तीयन के दायरे को बढ़ाता है और अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी फैक्टरिंग व्यवसाय करने की अनुमति देता है। अगला है शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। तो देखिए, मार्च 2021 में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष MS साहू की अध्यक्षता में गठित इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी ने इंसॉल्वेंसी एवं बैंक करप्शन संहिता IBC 2016 की मूल संरचना के अंदर एक प्री पैकेज ढांचे PIRP की सिफारिश की थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टरों को देखें तो देश में कारोबारी वातावरण को सुगम बनाने के उद्देश्य से लाया गया शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता संशोधन विधेयक 2021 जो है, इसे 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई। यह अधिनियम शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता 2016 में संशोधन करता है। इस संशोधित अधिनियम के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को तनावग्रस्त होने की स्थिति में एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया की सुविधा दी जाएगी, जिसे प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस PIRP कहा जाता है। कम से कम 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट होने की स्थिति में प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस PIRP शुरू करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार न्यूनतम डिफॉल्ट की सीमा को अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर सकती। दोनों फैक्ट याद रखिएगा, 1 लाख रुपए वाला और 1 करोड़ रुपए वाला। अगला है नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। तो नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है। इसको उल्लेखनीय कि अधिनियम नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करता है। नारियल उद्योग के विकास हेतु नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी तथा अधिनियम 2021 जो है नारियल विकास बोर्ड के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से संरचना में संशोधन करता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो अधिनियम 2021 के अनुसार नारियल विकास बोर्ड भारत के बाहर नारियल और उसके उत्पादों के विपणन में सुधार के उपायों की सिफारिश भी कर सकता है। जबकि अधिनियम 1979 के अनुसार बोर्ड उन क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के वित्तीयन हेतु सिफारिश करता है जहां नारियल उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। जबकि अधिनियम 2021 में ऐसी वित्तीय सुविधा को सभी नारियल उत्पादक राज्यों तक विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम 2021 द्वारा बोर्ड का अध्यक्ष जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO के रूप में कार्य करता था, उस पद अर्थात अध्यक्ष को नवीनतम संशोधन के माध्यम से गैर कार्यकारी नॉन एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है, जबकि मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO का पद जो है इसे अलग गठित किया गया है। 1979 के अधिनियम के तहत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के प्रतिनिधि जो होते थे वो बोर्ड में शामिल होते थे। अधिनियम 2021 के अनुसार चौथे राज्य के तौर पर बोर्ड में आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। वहीं नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि के तौर पर केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के प्रतिनिधियों के अलावा अब आंध्र प्रदेश एवं गुजरात के नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल होंगे। आगे चलते हैं। अगला है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। तो देखिए, किशोर न्याय अधिनियम भारत के संविधान के अनुसरण में निर्मित है, जो बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम 1985 जिसे बीजिंग नियम भी कहते हैं तथा हेग अभिसमय 1993 का और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को भी पूर्ण करता है। यहाँ पे इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो यह जो किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण संशोधन नियम अधिनियम 2021 है, इसे 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। यह अधिनियम किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन करता था। ये संशोधन वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किए गए हैं। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार सिविल अदालत द्वारा दत्तक ग्रहण के आदेश देने के बाद बच्चे का दत्तक ग्रहण पूरा हो जाता था। अधिनियम 2021 के तहत अब क्या किया गया है कि तहत अदालत की जगह जिला मजिस्ट्रेट लिखा गया है। पहले सिविल अदालत था, अब इसे सिविल अदालत की जगह जिला मजिस्ट्रेट अर्थात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित दत्तक ग्रहण के आदेश जारी कर सकेंगे या करेंगे। 2015 के अधिनियम के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की श्रेणी में ऐसे अपराध शामिल हैं जिनके लिए 3 से 7 वर्ष की कैद का प्रावधान है 2015 के अधिनियम के माध्यम से, जबकि इसमें भी 2021 के अधिनियम के माध्यम से संशोधन किया गया है। इसके माध्यम से गंभीर अपराधों की श्रेणी में ऐसे अपराधों को शामिल किया गया जिसके लिए 7 वर्ष से अधिक के कैद की अधिकतम सजा का प्रावधान है, जबकि इससे पहले 3 से 7 वर्ष कैद का प्रावधान की बात कही गई थी और न्यूनतम सजा या तो निर्धारित नहीं है या 7 वर्ष से कम है, तो इसे ही गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नौचालन हेतु समुद्री सहायता अधिनियम 2021 के बारे में। तो सुरक्षित नौचालन हेतु भारत में प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस और प्रकाश स्रोत लाइट शिप्स का प्रशासन एवं प्रबंधन प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 द्वारा प्रशासित है, जिसके अधिनियम के समय तत्कालीन ब्रिटिश भारत में मात्र 32 प्रकाश स्तंभ रहे हैं, जबकि जब 1947 में भारत आज़ाद होता है
आज़ाद जब होता है तो उस समय 17 प्रकाश स्तंभ थे, जबकि वर्तमान में उक्त अधिनियम के तहत 195 प्रकाश स्तंभ हैं। गौरतलब है कि भारत समुद्री जीवों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1974 का हस्ताक्षर करता है और नौवहन के लिए समुद्री सहायता और प्रकाश स्तंभ प्राधिकरणों के अंतर्राष्ट्रीय संघ 1957 का सदस्य है। महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो नौचालन हेतु समुद्री सहायता विधेयक 2021, इसे 31 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इस अधिनियम ने लगभग 9 दशक पुराने प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 का स्थान लिया है। यह अधिनियम क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय सेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र सहित समग्र भारत पर लागू होगा। अधिनियम में महानिदेशक, उप महानिदेशक और जिला निदेशक, जिन्हें केंद्र सीमांकित कर सकता है, की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार केंद्रीय सलाहकार कमेटी, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी CAC की नियुक्ति कर सकती है तथा केंद्र सरकार नौचालन सहायता और बेसल ट्रैफिक सेवाओं के विकास, रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। साथ ही केंद्र सरकार अपने नियंत्रण वाली किसी नौचालन सहायता एड टू नेविगेशन को विरासत प्रकाश स्तंभ, हेरिटेज लाइट हाउस के तौर पर नामित कर सकती है। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2021 के बारे में। तो यह जो विधेयक है, इसे 30 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह अधिनियम बन गया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, ये शॉर्ट में आप NIFTEM कह सकते हैं, यह हरियाणा के कुंडली में स्थित है। ये और इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे शॉर्ट में IIFPT कहते हैं, यह तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इसको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा प्राप्त हो गया है या प्रदान किया गया है। अधिनियम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रावधान करता है, जो कि संस्थान का मुख्य कार्यकारी निकाय होगा। बोर्ड के 16 सदस्य शामिल होंगे। अधिनियम सीनेट की व्यवस्था करता है, जो संस्थान की मुख्य शैक्षणिक निकाय, प्रिंसिपल एकेडमिक बॉडी होगी। यह शिक्षा एवं परीक्षा के मानदंडों के रखरखाव पर नियंत्रण रखेगी। साथ ही अधिनियम 13 सदस्यों वाली एक परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है, जो विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय एवं संवाद स्थापित करेगी। साथ ही अधिनियम यह भी व्यवस्था करता है कि प्रत्येक संस्थान में एक कोष होना चाहिए, जो संस्थानों के खर्चों को पूरा करे या पूर्ण करेगा। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ प्रावधान जो है इसके रद्द कर दिए गए हैं 20 जुलाई 2021 को। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो रद्द करने का निर्णय 3 न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायाधीश RF नरीमन, KM जोसेफ तथा BR गवई शामिल थे। इन्होंने 2-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया था। यह अधिनियम सरकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित रहा है और इसे संसद द्वारा दिसंबर 2011 में परिवर्तित किया गया था और यह 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग रूल्स 2021, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना द्वारा गुजरात हाईकोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ यह नियम जारी हुआ 17 जुलाई 2021 को। इसके साथ ही यह हाईकोर्ट अर्थात गुजरात हाईकोर्ट अपने स्वयं के लाइव स्ट्रीमिंग नियमों को जारी करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। ज्ञातव्य है कि गुजरात हाईकोर्ट ने प्रायोगिक तौर पर 26 अक्टूबर 2020 से YouTube पर मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने विधिक परिधि से संबंधित जो भी घटनाक्रम थे उनको यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।